बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जो नहीं अप्लाई किए जाके अप्लाई कर लीजिएगा। और मिनिमम जो है कि एज जो है 17 वर्ष होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आज की इस क्लासेस को आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। इससे पहले जो भी क्लासेस हुआ है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा आप सभी। बहुत सारा क्लासेस आप सभी को कवर करवा दिया गया है और क्लासेस आपका रेगुलर यहाँ पर चल रहा है। तो आपसे क्लास को क्या कीजिएगा, प्रॉपर कवर कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। कंप्लीट यहाँ तैयारी करवाया जाएगा आप सभी को। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, थ्योरी क्लासेस वहां चल रहा है। यहाँ पर तो आपको एमसीक्यू मिल रहा है, वहां पर थ्योरी क्लासेस आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं कि देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। और लास्ट में आपसे अपना स्कोर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कथक से जुड़े हुए हैं आपका जो है कि शंभू महाराज। अगर कथक की बात किया जाए तो ये उत्तर भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। कथकली ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी मणिपुर का जो है कि शास्त्रीय नृत्य है। यहीं से चलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है, बताना है कि भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खेल 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था। इनमें से कौन सा खेल जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गतका। ध्यान रखेंगे आप सभी, ये 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। गतका जो है ये आपका पंजाब का, कहाँ का, पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है और ये आपका 2023 में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा जो गोवा में आयोजित किया गया था अक्टूबर माह में 37वें राष्ट्रीय खेल का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये बन रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो आपसे कह सकते कि भैया जी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका 5वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न आया हुआ है, तो आप सभी को बताएंगे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे जी, बिल्कुल श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। चलिए आप सभी से क्वेश्चन ये है कि किसे हम सभी नेपोलियन कहते हैं। क्वेश्चन आप सभी के लिए है किसे हम सभी नेपोलियन कहते हैं, नीचे कमेंट करके आप सभी बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया गया है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये आपका नगरीय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। नगरीय सभ्यता की गिनती में आता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वह आपका ग्रामीण सभ्यता था, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पहले आया था, उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता आता है, पर वैदिक सभ्यता आपका ग्रामीण था और सिंधु घाटी सभ्यता क्या था आपका नगरीय, यानी कि कह सकते कि शहरी सभ्यता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि 1857 की विद्रोह जो शुरुआत हुआ था वो किस तारीख से हुआ था। तो आप सभी को बताए थे 10 मई को। 10 मई को कहां से प्रारंभ होता है जी, मेरठ से होता है। कहां से जी, मेरठ से प्रारंभ होता है आपका 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कहां तक फैलता है, दिल्ली तक फैलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जाता है कि चालुक्य राज कुमार पाल ने डैश के मार्गदर्शन में एक जैन सुधार की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिएगा जैन सुधार की बात किया गया है, तो यहीं से याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, या कह सकते कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। 23वें तीर्थंकर के बारे में कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जी, पार्श्वनाथ थे। और 24वां तीर्थंकर कौन था जी, महावीर स्वामी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मार्गदर्शन में जैन सुधारक की स्थापना जो किया था वो आपको बताना था यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हेमचंद्र, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, कहा जाता है कि चालुक्य राज कुमार पाल ने हेमचंद्र के मार्गदर्शन में एक जैन सुधारक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी सब सेट से आपको पता चलेगा आप पेपर में कितने स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले बार
सेट जो दिए हुए थे, बहुत सारे बच्चे स्कोर किए हुए थे और बहुत सारे कमेंट करके बताए हुए थे, तो आपको भी बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और फ्रेंड क्लासेस को आपसे जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए हम निरंतर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो आप सभी को क्या करना है, क्लास को सिर्फ लाइक करना है। अपने तरफ से हम पूरा एफर्ट लगाते हैं कि सारा चीज आपको दिया जाए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। बस आपको यही करना है कि क्लास को लाइक करके शेयर करना है आप सभी को। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर आप सभी से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 29 जुलाई को। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहीं से याद रखिएगा कि पहली बार जो है कि 2010 में, कब जी? 2010 में सेंट पिट्सबर्ग में जो है कि बाघ सम्मेलन हुआ था। 2010 ईस्वी में सेंट पिट्सबर्ग में आपका बाघ सम्मेलन हुआ था पहली बार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्यूज तार निम्न के आधार पर कार्य करता है। यहाँ पर आपको फ्यूज तार के बारे में बताना है। देखिए फ्यूज का तार जो बना होता है वो किसका बना होता है जी? टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो फ्यूज तार की बात किया गया है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना था हम सभी को। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाइड्रोजन जलाने पर कौन सी गैस छोड़ती है? यानी कि अगर हम सभी हाइड्रोजन को जलाएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो कौन सी गैस छोड़ती है? जलवाष्प छोड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बन रहे हैं कि डैश अस्थियों का रेशेदार घटक है। सी राइट आंसर हो जाएंगे कोलेजन। कोलेजन जो है फ्रेंड ये अस्थियों का एक रेशेदार घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के परिष्करण में शामिल होने वाली प्रक्रिया कौन सी है ये बताना था आप सभी को। प्रक्रिया कौन सी है? तो याद रखिएगा परभाजी आसवन है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आप सभी से। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोलियम के परिष्करण में शामिल होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो परभाजी आसवन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि वेलोड्रोम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम जो है ये किस खेल से संबंधित है जी? साइकिलिंग से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किससे संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है वेलोड्रोम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि पुलिस एवं शासन और व्यवस्था निम्नलिखित में से किस विषय का है? पुलिस एवं शासन एवं व्यवस्था ये किस विषय का है? आपसे को बताए थे कि एक राज्य सूची, विषय 3 है आपका, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, एक संवर्ती सूची। जितने भी आपसे फोर्सेस देखते हैं, चाहे वो आर्मी हो या आपका नेवी हो या आपका एयरफोर्स हो, वो सभी केंद्र सरकार का है। पर यहाँ पर पुलिस की बात किया गया है तो ये आपका राज्य सरकार का होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो पुलिस, शासन और व्यवस्था ये आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सूची में आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जज्जा कर लगाया था? देखिए यहाँ से याद रखिएगा, जज्जा कर को समाप्त किया था अकबर ने। ध्यान रखिएगा, अकबर ने जज्जा कर को समाप्त कर दिया था, पर पुनः जो है कि औरंगजेब ने जज्जा कर को लगा दिया था। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसे जिंदा पीढ़ के नाम से जानते हैं। बहुत जो है कि हिंदुओं पर अत्याचार करता था ये और धर्म परिवर्तन कर देता था ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 1854 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच, यानी कि जिसे हम सभी बोर्ड का नीति पत्र कहते हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये भारतीय शिक्षा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वुड्स डिस्पैच जो है ये किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? किस वर्ष में सोवियत संघ का विघटन हो गया था? 1991 ईस्वी में हो गया था। तो डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से एक खुला बाजार संचालन किसका एक साधन है? तो ये किसका साधन है जी? मौद्रिक नीति का साधन है। सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो एक खुला बाजार संचालन किसका साधन है? मौद्रिक नीति का साधन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि चित्सी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है जी?
दिल्ली का चिराग हम सभी किसे कहते हैं? बिल्कुल, शेख नसरुद्दीन महमूद को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का चिराग कहा जाता है या चिराग ए देहलवी भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन ये बन रहा कि वह स्थान जहां मधुमक्खी या मधुमक्खियां रखी जाती है उसे डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहलाती है वो? तो इसे मधुमक्खी शाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, मधुमक्खी शाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बराबर परावर्तन का परिणाम है, इसे डैश कहा जाता है। इसे हम सभी क्या कहते हैं जी? अनुरणन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हम सभी हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर के बारे में आप सभी को बताया है, चलिए बताइएगा कि पायरोमीटर से हम सभी क्या मापते हैं? उच्च ताप को मापते हैं, जैसे कि सूर्य का तापमान होता है, उसको किससे मापेंगे जी? पायरोमीटर से मापेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना वेद है? देखिए, सबसे नवीनतम वेद जो कहा जाता है वो अथर्ववेद को कहा जाता है, बट यहाँ पर सबसे पुराना वेद की बात कहा गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद होगा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को? बिल्कुल याद रहेगा। वेदों की संख्या कई बार बताएं कि वेदों की संख्या 4 वेद है। सबसे प्राचीन या सबसे पुराना ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद क्या है? अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे भूत पिशाच जादू टोना का वेद कहते हैं। ऋग्वेद को हम सभी यज्ञों का वेद कहते हैं, सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि देश का पहला और दुनिया का तीसरा सार्वजनिक रज्जू मार्ग किस शहर में बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, कहां पे है जी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। अगला देखिए, क्वाड में 4 देश जो शामिल हैं वो कौन कौन सा है? बिल्कुल, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है क्वाड में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड, कौन कौन सा देश शामिल है, अन्यथा कंफ्यूजन कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद जापान है, उसके बाद अपना भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 26 नंबर है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक आबादी की बात किया जाए तो यूपी में सबसे अधिक आबादी है। अगर सबसे अधिक घनत्व की बात किया जाए तो आपका बिहार राज्य में जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, पर यहाँ पे हम सभी सबसे कम आबादी पूछा गया तो सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टेल। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, यान मार्टेल जो है ये लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अमृत सागर एक अत्यधिक लवणीय जल निकाय निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। ध्यान रखिएगा, और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना, और हम सभी कहां पे हैं जी? एशिया महाद्वीप में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसको स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। मई 2023 में जारी वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत का रैंक क्या है? यहाँ पर एरावत की बात किया गया जो कि भारत का एक एआई सुपर कंप्यूटर है, तो इसका रैंक आपको बताना है। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर नहीं पता हो तो क्वेश्चन को याद करते चलेंगे आप सभी। इसका रैंक 75 है। ध्यान रखिएगा, एरावत का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि संसद की किन 2 समितियों को जुड़वा बहन समिति भी कहा जाता है? तो यहाँ पर 2 समिति की बात किया गया और जिसे हम सभी जुड़वा वाहन समिति कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, लोक लेखा समिति और प्रांकलन समिति को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम सभी जुड़वा वाहन भी कहते हैं, दोनों समिति को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अजातशत्रु के वज्यों पर आक्रमण की सलाह लेने के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्री को बुध पास भेजा गया था? किस मंत्री को बुध के पास भेजा गया था? वस्कार को भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ हुआ था। यानी कि दांडी मार्च की शुरुआत जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था और ये समापन कहाँ पे हुआ था, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, साबरमती आश्रम से शुरू किया जाता है और दांडी तक जाता है, वहां पर नमक बना के कानून तोड़ा जाता है। कब? 1930 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप सभी। 1930 में आपका क्या होता है? नमक कानून होता है। अगला है, कौन सा चीनी यात्री नालंदा आकर एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है? वो कौन सा चीनी यात्री है? तो आप सबको कई बार बताए हैं, वेनसांग। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका चीनी यात्री था जो कि एक बौद्ध भिक्षु था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर एक छात्र भी रहा और शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था इसने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात जो कहा जाता है, चित्रकूट को कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर जाएंगे। चित्रकूट को हम सभी क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये कहां पे है जी? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि वित्त आयोग से प्राप्ति पंचायत राज व्यवस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सहायता अनुदान की यहाँ पर बात किया गया, तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा ही प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस वेद में आर्यों के निवासी को आर्यावर्त कहा गया है या कहा जाता है? तो ऋग वेद में कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्यों के निवासी को आर्यावर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक है जिसका प्रयोग नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि नाभिकीय दूरी को हमसे मापने के लिए लंबाई का कौन सा मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो आपसे कह सकते कि भैया जी फर्मी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है जी? फर्मी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सुमेलित है? बस सुमेलित यहाँ पर करना है, तो इसमें एक ही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। रेडॉन, रेडियो, धार्मिक, दुर्लभ, गैस से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है आपका। बाकी बात ये सभी आपका गलत है। ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए राइबोफ्लेविन, ये विटामिन बी से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है जी, ध्यान रखिएगा आप सभी। राइबोफ्लेविन को हम सभी विटामिन B2 कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। निकोटिन अम्ल, ये भी आपका विटामिन से संबंधित है और ये जो है कि विटामिन B3 को हम सभी कहते हैं निकोटिन, ध्यान रखिएगा आप सभी। साइनोकोबालामिन हम सभी विटामिन B12 को कहते हैं। तो ये सभी क्या है? विटामिन ग्रुप का एक समूह है। जबकि आपका टेकोफेरॉल, ये विटामिन बी से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका रासायनिक नाम है जी? टी का। विटामिन डी का क्या है जी? कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन में डी उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में 40 है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, प्रकाश की चाल में परिवर्तन से होता है। याद रखिएगा, प्रकाश में चाल की परिवर्तन से। अगला है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर जाएंगे, बेकिंग सोडा में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि आपका नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसमें होता है। धुवन सोडा में होता है, जिप्सम में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। अगला है, वे यौगिक जिनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, वह यौगिक जिनके गलनांक